तो देवांश आवाज आ रही बेटा? शैल आई स्टार्ट? यस सर। सो अपन ने कल क्या पढ़े थे? कल अपन ने पढ़ा था कि अपने पास ऑप्शंस क्या क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की किस तरह से जाती है, एंड उसके पहले अपन ने क्या पढ़े थे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज अ कंज्यूमर, एंड उसके पहले अपन ने पढ़े थे कंज्यूमर के राइट्स क्या। तो इस चैप्टर का जब अपन एक बर्ड आई व्यू बनाएंगे तो बर्ड आई व्यू में अपन लोग को क्या देखना पड़ेगा? कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर का मतलब क्या? कंज्यूमर के हक क्या है, एज अ कंज्यूमर उसके पास हक क्या है। फिर अपन ने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर, मतलब क्या कि कंज्यूमर तो है, उसके पास कुछ राइट्स भी है, लेकिन उसको फिर भी कुछ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह कुछ चीजों का ध्यान रख के ही खरीदारी करनी चाहिए, ऐसे ही खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये क्या है? ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर अपन ने देखा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की किस तरह से जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की किस तरह से जाएगी? अपन ने 3 तरीके देखे थे। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस को ये सोचना है कि हमारे इंटरेस्ट में है कि हम कंज्यूमर का ध्यान रखें और कंज्यूमर्स के साथ अच्छी तरह रहें, इससे हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहता है। नेक्स्ट, बिजनेस एसोसिएशंस, मतलब आपका क्या हो गया? आपने बिजनेस एसोसिएशंस बनाए, उस एसोसिएशंस में आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो कोड ऑफ कंडक्ट आप फॉलो करोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। सर, तो बिजनेस एसोसिएशन में एडमिट होना हमारे लिए जरूरी है क्या? उसका एक पार्ट बनना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन यदि आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ट्रेड कॉमर्स का, किसी चेंबर ऑफ कॉमर्स का यदि आप हिस्सा बन जाते हो तो उस चेंबर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा बनने से आपको एक अपर हैंड मिलता है ओवर योर अदर कॉम्पिटिटर्स, जो ऐसे किसी चेंबर ऑफ कॉमर्स का या ऐसे किसी ट्रेड एसोसिएशन का, ऐसे किसी बिजनेस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस, मतलब कंज्यूमर अवेयरनेस के हमको कैंपेन्स करने, हमको एड्स चलानी है, हमको उस तरीके एजुकेट करने के लिए उनकी कोशिश करनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की थी, जिसका नाम था, मतलब कैंपेन था एक, जागो ग्राहक जागो नाम से, जो मैंने आपको कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। मतलब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कंज्यूमर के रिलीफ के लिए ही बनी होती है। उनका काम ही होता है कि कंज्यूमर्स को एजुकेट करना कि आप अपने राइट्स को किस तरह से, और आप अपने राइट्स को किस तरह से यूज में लेके आ सकते हो। जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिसके पास कोई तरीका नहीं, कोई जरिया नहीं है कंज्यूमर रिलीफ पाने का, वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करके काम कर सकता है। एंड लास्ट इज गवर्नमेंट जो खुद कर सकती हो, गवर्नमेंट करती। गवर्नमेंट ने आपके 1986 में एक एक्ट लेके आया, उस एक्ट के अंदर एक रिड्रेसल का मैकेनिज्म लेके आया और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ये गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ में किया है। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस चैप्टर के शुरुआत में देवांश अपन ने पढ़ा होगा, इफ यू रिमेंबर, कि कंज्यूमर को रिलीफ पाने, कंज्यूमर के रिड्रेसल का कितना तरीका है? कंज्यूमर के रिड्रेसल के 3 लेवल्स है। एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक होता है आपका स्टेट कमीशन, एक होता है आपका नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम किसके लिए होता है? डिस्ट्रिक्ट के लिए। स्टेट कमीशन किसके होता है? स्टेट लेवल के लिए। एंड नेशनल कंज्यूमर फोरम किसके लिए होता है? नेशनल लेवल के लिए। फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड सेटिंग अप ऑफ अ 3-tier enforcement machinery at district level, national level and state levels, known as District Consumer Dispute Redressal Forum, State Consumer Dispute Redressal Forum and National Consumer Dispute Redressal Commission. तो ये सब आपको क्या करना है बच्चों? ये सब आपको अंडरलाइन करके रखना है। स्टेट लेवल पे क्या नाम है? स्टेट लेवल पे उसको फोरम बोलते हैं, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको फोरम कहते हैं, स्टेट और नेशनल लेवल पे उसको कमीशन कहते हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोरम, स्टेट और नेशनल लेवल पे क्या? कमीशन। They are briefly referred to as district forum, state commission and national commission respectively. While the national commission, ये देखो, while the national commission is set up by central government, state commission कौन बनाता है? district commission और state commission state और district में state government बनाती है। तो national वाला कौन बनाता है देवांश? national commission कौन बनाएगा? नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, और स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब मैं आपको
हाँ, आपको प्रेशर करके क्यों बोल रहा हूँ, फोकस पे रख के इसलिए बोल रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा तो अपने को मालूम होना चाहिए कि नेशनल कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन कौन बनाता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। बिफोर स्टडीइंग द सेटअप एंड फंक्शनिंग ऑफ दीज redressal agencies, let us see how Consumer Protection Act defines a consumer who can फाइल है कंप्लीट अंडर द प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है बेटा। एक्ट मतलब क्या हो गया, लॉ। अब लॉ क्या होता है, लॉ आपकी हर चीज को स्पेसिफिकली डिफाइन करता है। डिफाइन करना मतलब वो बताता है कि हमने ये एक्ट बनाई किस लिए है या किस कारण से बनाई है, और वो एकदम क्लियर और टिपिकल और जितने जरूरी वर्ड्स है वो सारे के सारे वर्ड्स को मीनिंग को इनकलकेट करके बनता है। तो उसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनी है, राइट। तो उसके लिए अपने को पहले ये जानना है कि कंज्यूमर का मतलब इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या है। इस एक्ट के व्यू के हिसाब से अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम्स गुड्स और अवेल्स एनी सर्विस। मतलब जो यूज करता है गुड को या कंज्यूम करता है गुड को। यदि आपने यूज भी नहीं किया, कंज्यूम भी नहीं किया, सीधे साधे ट्रेडर बन के देवांश यदि आपने बेच दिया, तो आप क्या कंज्यूमर कहलाओगे इस एक्ट के अंदर? कहलाओगे? नो सर, नहीं कहलाओगे। नहीं। चलो अब अपन पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट a consumer is defined as any person who buys any goods for a consideration। consideration का मतलब क्या हुआ, पैसा, बदले में। आप कोई चीज किसी चीज के बदले में ही खरीदते हो ना, या तो पैसे के बदले में खरीद या तो किसी और चीज के बदले में खरीदोगे, लेकिन आपको बदले में कंसिडरेशन कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बोलो। देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो देना पड़ेगा। कंज्यूमर मतलब एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन पेड। यो या तो आपने पे कर दिया है या तो आपने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं पे करूंगा। क्रेडिट सेल्स मतलब क्या हो गया, मैं आपसे माल अभी ले रहा हूं, आपको पेमेंट बाद में करूंगा, राइट। बिल्स पेबल। तो व्हिच हैज बीन पेड। अगर गुड्स के जगह गुड्स एक्सचेंज किए तो? हाँ, तो कंसिडरेशन तो हुआ ना वो। सर तो फिर अगर जैसे मैंने कुछ बाय किया हाँ, और उसके बदले मैंने गुड्स दिए उसके बदले और अगर वो प्रोडक्ट खराब निकला, हाँ, तो फिर मैं कंप्लेंट कैसे करूंगा? देखो एक्ट क्या बोल रहा है, कंज्यूमर कौन है, ऐसा पर्सन जो गुड्स खरीद रहा है फॉर अ कंसिडरेशन। ऐसा लिखा है क्या कंसिडरेशन सिर्फ पैसे की टर्म्स में होना चाहिए, ऐसा लिखा है? नो सर। नहीं लिखा है। तो कंसिडरेशन बेटा सिर्फ पैसा नहीं, बार्टर सिस्टम भी हो गया तो कंसिडरेशन माना जाएगा, समझे? यस सर। हाँ, तो ऐसा कंसिडरेशन जो या तो देवांश ने पे कर दिया है या देवांश ने बोला है कि मैं बाद में पक्का पे कर दूंगा, मतलब क्रेडिट सेल्स, या देवांश बोलता है कि आधा अभी ले ले और आधा जब मेरे को टाइम, मेरे पास जब पेमेंट आ जाएगा तब मैं तेको दे दूंगा तब, या देवांश बोलता है कि महीने की महीने किस्त या ईएमआई के तौर पे तू मेरे से पेमेंट ले लेना। मतलब आपने गुड्स खरीद लिया है, पैसे पूरे पैसे देके खरीद लिया है, या बोल के खरीदा है कि मैं सारे के सारे पैसे बाद में दूंगा, या आपने बोला है कि आधे पैसे अभी ले ले आधे पैसे बाद में ले लेना, या आपने बोला है कि यार ईएमआई पे मेरे को दे दे। आपने किसी भी तरह से गुड्स लिए हो, वो चाहे आपने पैसे देके खरीदा हो या किसी और कंसिडरेशन के तब खरीदा हो, एंड ऐसा यूजर, it includes any such user of such good when such use is made with the approval of buyer but does not include a person who obtains goods for resale or any commercial purpose। मतलब देवांश ने खरीदा गुड और वो किसी को गिफ्ट कर दिया तो वो बंदा भी कंज्यूमर हो जाएगा, लेकिन देवांश ने गुड्स खरीदा और खरीद के उसने बेच के उससे कमर्शियल वैल्यू निकाली या कमर्शियल पर्पस निकाला, तो क्या देवांश आप कंज्यूमर हो? नो सर। हाँ, अगर आपने गुड्स खरीदा और आपने अपने दोस्त पीयूष को दे दिया तो आप कंज्यूमर कहला सकते हो या पीयूष कंज्यूमर बोल सकते हो? सर हाँ। लेकिन यदि आप बेचने के लिए ले रहे हो, अगर आप कमर्शियल पर्पस या रीसेल के लिए ले रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो इस एक्ट के हिसाब से। पक्का समझ में आया?
यस सर। कैसा कर सकते हैं, आपको एक केस स्टडी दे देंगे और वो एक रीसेलर की केस स्टडी दे देंगे आपको, और आपको बोलेंगे कि भाई क्या उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बेनिफिट मिलेगा या रिलीफ मिलेगा, या ऐसा लिख देंगे कि उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर क्या रिलीफ मिलेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बंदा पहले कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको ये चेक करना है कहीं वो रीसेल के लिए तो नहीं खरीद रहा है। अगर वो रीसेल के लिए खरीद रहा है तो उसको इस एक्ट के अंदर रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई दूसरी एक्ट के अंदर मिलेगा। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अब सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट भी कंज्यूमर की डेफिनेशन का ही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस। पहले पॉइंट में अपन ने पढ़ा था गुड्स, दूसरा पॉइंट किस चीज को लेके? सर्विस। सर्विस किसके बदले? फॉर अ कंसिडरेशन, पैसे के बदले या कोई दूसरी चीज के बदले। कंसिडरेशन, बदले में आपने जिसके कुछ दिया हो, जो आपने या तो पे कर दिया है या तो आपने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं पे करूंगा, या आपने आधा पे कर दिया, आधा बाद में पे करोगे, या आपने बोला है कि यार तू ईएमआई पे मेरे से पेमेंट ले लेना। ठीक है, तो ये इंक्लूड, अगर आपने कोई सर्विस अवेल करी है तब भी आप कंज्यूमर हो, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड व्हाट? इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल सच सर्विस फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। अगर मैं सर्विस अवेल कर रहा हूं किसी और को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अगर मैं सर्विस अवेल कर रहा हूं किसी और को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो क्या मैं आपका कंज्यूमर ऑफ सर्विस हुआ देवांश, पीयूष? हुआ? यस सर। किसी और को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मैं खुद कंज्यूम नहीं किया। रीसेल ऑफ सर्विस या किसी और को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैं सर्विस कर दे रहा हूं, तो मैं कंज्यूमर नहीं हुआ। मैं कंज्यूमर कब बनूंगा? जब मैंने खुद ने सर्विस अवेल करी है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो अपन ने अब पढ़ लिया कि भाई कंज्यूमर कौन है। अब अपन देखेंगे कि कंज्यूमर या कौन है जो इस एक्ट के अंदर कंप्लेन फाइल कर सकता है। कौन कौन है जो इस एक्ट के अंदर कंप्लेन फाइल कर सकता है? सबसे पहला, एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑन इस और हर ओन। मतलब अगर इसको लगता है, देवांश को या महक को लगता है कि भाई हम कंज्यूमर है, हमको खुद को ही कंप्लेन करना है और आपको आता है, तो आप अपने आप ओन वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, ऑन हिज और ऑन हर ओन। ओन आप खुद भी कर सकते हो, या आप किसी रजिस्टर्ड कंज्यूमर की एसोसिएशन के पास जाके बोल सकते हो। भाई जो कंज्यूमर्स के लिए एसोसिएशन बने हैं, उनके बेहतरी के लिए, जो बेटरमेंट के लिए जो एसोसिएशंस बने, आप उनके पास जा सकते हो कि बोलोगे कि हमारे साथ फलाना लोगों ने हमारे साथ चीट किया है, तो आप हमारी कंप्लेन रजिस्टर करो। या तो आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई यहाँ पे कंज्यूमर्स के साथ चीट हो रहा है, लेकिन किसी कंज्यूमर ने स्पेसिफिकली नहीं बोला, लेकिन सेंटर और स्टेट को लगता है कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो खुद भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपने आप भी एक्शन ले सकते हैं। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट। मतलब समझ लो कि मैंने एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट एक बस्ती में 10 लोगों को बेच दिया, या बस्ती में 100 लोग है, 100 के 100 लोगों को बेच दिया, तो सारे के सारे नहीं आ रहे, लेकिन सिर्फ 4-5 लोग आ रहे हैं जो सारे के सारे बस्ती के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ 4-5 लोग भी चलेंगे। A legal heir or representative of a deceased consumer, अगर मेरा प्रोडक्ट कंज्यूम करने से किसी की डेथ हो गई तो वो तो कंप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसका कोई लीगल हेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? उसका बेटा, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स, उसका रिश्तेदार या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। Exactly. Next, a complaint under section 2 subsection B of the Consumer Protection Act 1986। अब ये एग्जैक्टली क्या है ये इन लोगों ने यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो आप लोग भी इसको ऐसे ही याद करेंगे। लास्ट पॉइंट में कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, तो आप लोग इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन बी करके याद कर लो। इन्होंने कुछ नहीं दिया, इनको लिखना चाहिए था डिटेल में, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। नाउ लेट अस सी हाउ द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस आर रिड्रेस्ड बाय 3 टियर मशीनरी। अब क्या हो गया? अब आपको पता चल गया कि मैं कंज्यूमर हूं कि नहीं हूं, ठीक है? फिर आपको पता चल गया कि कौन कौन फाइल कर सकता है। अब अपन देखेंगे कि फाइल कैसे करेंगे।
तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम का। आप नागपुर जिले में रह रहे हो तो नागपुर के डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे और आप कंप्लेन करोगे। There are 644 district commissions in India. The district forum consists of what? अंडरलाइन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा था, एक प्रेसिडेंट होता है फोरम में और 2 और मेंबर्स होते हैं और उसमें से एक मेंबर वुमेन होना जरूरी है। तो ये चीजों को अंडरलाइन कर लोगे, ये इसका स्ट्रक्चर कभी कभी आपको पूछ सकते हैं। और इन लोग को अपॉइंट कौन करता है, मैंने आपको बताया था कि स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो ये लोग अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू अप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फोरम व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन क्वेश्चन अलोंग विद कंपेंसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड 20 लाख। मतलब आपका अगर मामला 20 लाख रुपए तक का है, अगर आपका मामला 20 लाख रुपए तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर सकते हो। 20 लाख से ज्यादा का मामला है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो 20 लाख के ऊपर के मामले हैंडल कर सके। तो ये भी आपको केस स्टडी में पूछा जाता है, एक पूरी केस स्टडी दे देंगे, उसमें वैल्यू देंगे कि 28 लाख की इसको चपत लगी और वो नागपुर के डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेन करके आया, तो मुझे बताओ वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नागपुर का डिस्ट्रिक्ट फोरम एक डिस्ट्रिक्ट फोरम है जिसकी हैसियत सिर्फ 20 लाख तक के केस हैंडल करने की है। तो अनलाइन कर लिया सबने, किया? शिवम, महक, पीयूष, देवांश? यस सर। हाँ, तो इसमें याद करने लायक क्या क्या चीज है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट फोरम है, 644, अंडरलाइन कर लो। फिर फोरम में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं, उन 2 मेंबर्स में से एक वुमेन का होना जरूरी है। ओके, इन तीनों का अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। और इसके हैंडल करने की इतनी कितने अमाउंट का हैंडल कर सकता है, सिर्फ 20 लाख रुपए का, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ऑन रिसीविंग कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट हुम कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड। अब जब कंप्लेन आप कर लिए तो डिस्ट्रिक्ट फोरम उसको बोलेगा, जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन करी है उसको जाके बताएगा कि आपके अगेंस्ट कंप्लेन आई है। इफ रिक्वायर्ड द गुड्स और अ सैंपल देयरऑफ शैल बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी। उनको लगता है जरूरत है टेस्टिंग की तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान है, प्रोविजन है। डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल पास एन ऑर्डर आफ्टर कंसीडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम लेबोरेटरी एंड hearing to the party against whom the complaint is filed. In case the aggrieved party is not satisfied with the order of district forum, he can appeal before state commission within 30 days of passing the order. अब सर ये आपने इतना सारा अभी बोले, इसका मतलब क्या है? अब सिंपल सा केस स्टडी बताता हूं मैं हूं दुकानदार और पीयूष है अपना कंज्यूमर। अब पीयूष ने क्या किया, पीयूष ने मेरे से सामान खरीदा और वो सामान डिफेक्टिव और हजार्डस निकला, ठीक है। तो पीयूष ने क्या किया, पीयूष ने मेरा सामान की वैल्यू थी कितनी, 11 लाख रुपए। तो पीयूष गया डिस्ट्रिक्ट फोरम में और डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करके आया। यहां तक सब सही है देवांश? सही है बेटा? सही है सर। सही है, ओके। yes, तो अब पीयूष गया तो सही, वहां पे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करके आया। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने सैंपल मंगाया, सैंपल में सब साबित होगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरा प्रोडक्ट लायक नहीं है, हजार्डस है। तो उसने मेरे को बोला कि आपको पीयूष को 11 लाख रुपए कंपेंसेशन देना पड़ेगा। 11 लाख नहीं, आपको 15 लाख रुपए कंपेंसेशन पीयूष को देना पड़ेगा। 11 लाख सामान के और 4 लाख आपको मेंटल हैरेसमेंट जो आप पीयूष को आपकी वजह से हुई है। तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं ये गलत है, मैं ये डिसीजन नहीं मान सकता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नो, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं फर्दर अपील कर सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं कर सकता, लेकिन मैं जाऊंगा उससे बड़ा जो उसका कमीशन है, आप स्टेट पे ये कर सकते हो। स्टेट कमीशन के पास जाने के लिए मेरे पास कितने दिन है बच्चों? 30 डेज। 30 डेज, सिर्फ 30 डेज, इसको आप ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया तो पीयूष के पास ऑप्शन है कि वो 30 दिन के अंदर जाके स्टेट कमीशन में कंप्लेन करे, और अगर मेरे खिलाफ डिसीजन दिया तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 30 डेज में जाके स्टेट कमीशन में कंप्लेन करूं। अंडरस्टूड? तो फिर वो कंप्लेन के बाद का प्रोसीजर क्या होगा? तो अभी अपन पढ़ेंगे ना स्टेट कमीशन में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं गया स्टेट फोरम में कि भाई मैं खुश नहीं हूं। तो अब स्टेट फोरम क्या करता है,
There are 365 स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, अंडरलाइन करेंगे 365 स्टेट कमीशन है इंडिया के। ईच स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ कौन, प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक वुमेन का होना जरूरी है, ये भी एग्जैक्टली सेम है। अपॉइंट कौन करता है इनको, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कंप्लेंट स्टेट फोरम में अगर स्टेट कमीशन में कंप्लेन करना है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 20 लाख to 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। 20 लाख से 1 करोड़ तक के आपकी गुड्स की वैल्यू होनी चाहिए या कंपेंसेशन होना चाहिए। अंडरस्टूड, अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन आल्सो बी फाइल्ड। अब पीयूष बोलेगा सर आप कैसे कराओगे, आपका एक्ट तो क्या बोलता है कि 20 लाख के ऊपर होना चाहिए और 1 करोड़ से नीचे होना चाहिए, तो आपका तो 11 लाख का कंपेंसेशन है, आप कैसे स्टेट कमीशन के पास जाओगे? मैं बोलूंगा पीयूष बच्चू ऐसा नहीं है, ये देखो नीचे एक और लाइन लिखी है, द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन आल्सो बी फाइल्ड बिफोर स्टेट कमीशन। मतलब अगर मैं इससे स्टेट डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से खुश नहीं हूं तो मैं वो डिसीजन के अगेंस्ट अपील भी कहां कर सकता हूं, स्टेट कमीशन में कर सकता हूं। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो मैं आपसे पूछूंगा स्टेट कमीशन में क्या क्या क्राइटेरिया है, तो स्टेट कमीशन में 2 क्राइटेरिया आ गई, एक क्या 20 लाख से 1 करोड़ और दूसरा क्राइटेरिया क्या, अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ व्हाट, डिस्ट्रिक्ट फोरम। समझ में आया? Yes. अच्छा, अगर आपको पूछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेशनल कमीशन के ऑर्डर से प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो क्या, तो ट्रू है कि फॉल्स है? Ball. एग्जैक्टली आपको एक एक वर्ड ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट फोरम का डिसीजन ही आप स्टेट कमीशन में चैलेंज कर सकते हो, नेशनल फोरम का नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे मालूम है आपको इतना पता है, लेकिन मैं फोकस इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये एस्टैब्लिश हो जाए। नेक्स्ट, ऑन रिसीविंग कंप्लेन, अब स्टेट कमीशन क्या करेगा, स्टेट कमीशन शैल रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट हुम, वो बोलेगा जिसके अगेंस्ट कंप्लेन करी उसको बुलाएगा। इफ रिक्वायर्ड वो भी सैंपल बुला सकता है, लेबोरेटरी भेज सकता है और वो ऑर्डर पास करेगा कंसीडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट। और आपको क्या बोल सकता है, आपको बोल सकता है कि सॉरी हियरिंग अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फाइल्ड। इन केस, अब यहाँ भी अगर किसी को लगता है कि स्टेट कमीशन ने भी अच्छा ऑर्डर पास नहीं किया, वो 30 दिन के अंदर कहाँ कंप्लेन कर सकता है बच्चों, नेशनल कमीशन में जाके कंप्लेन कर सकता है। अब नेशनल कमीशन क्या करेगा, नेशनल कमीशन हैज अ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर द कंट्री, वो चाहे मणिपुर का हो, चाहे मिजोरम का हो, चाहे आसाम का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, वो पैन इंडिया नेशनल कमीशन देखता है। अब नेशनल कमीशन में भी कौन है, प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे 2 अदर मेंबर्स थे अब तक, यहाँ पे 4 अदर मेंबर्स है और उसमें से एक वुमेन का होना जरूरी है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, तो प्लीज सब अंडरलाइन करोगे। जरूरी है चीज, छोटी सी चीज है, थोड़ा सा देख लोगे आपको चीज रजिस्टर हो जाएगी दिमाग में, तो प्लीज इसको छोड़ो मत। दे आर अपॉइंट कौन करता है इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती क्योंकि नेशनल लेवल पे है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, अ कंप्लेन कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इन क्वेश्चन विद अलोंग द कंपेंसेशन क्लेम एक्सीड्स क्या, 1 करोड़। नेक्स्ट, द अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन भी है, तो कौन कर सकता है, वो नेशनल कमीशन। अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन के पास भी जाके कंप्लेन कर सकते हो। फिर ऑन रिसीविंग कंप्लेन, नेशनल कमीशन भी वही करेगा जो अब तक सब करते आए हैं, जिसके खिलाफ कंप्लेन करिए उसको बुलाएगा, गुड्स लेबोरेटरी सैंपल पे भेजेगा, उसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से वो जजमेंट पास करेगा। An order passed by National Commission is in a matter of original jurisdiction is appealable before Supreme Court. This means that only those appeals where the value of goods and services in question along with the compensation claim exceeded 1 crore and where the aggrieved party was not satisfied with the order of National Commission can be taken to Supreme Court of India. अच्छा, तो अब देवांश मुझे बताओ, पीयूष ने मेरे पे केस फाइल किया और कंपेंसेशन मांगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि 15 लाख रुपए कंपेंसेशन यश सर को देना है पीयूष को। मैं बोला नहीं, मैं खुश नहीं हूं, तो मैं गया स्टेट कमीशन पे। स्टेट कमीशन ने बोला नहीं 15 लाख ज्यादा है, 14 लाख कंपेंसेशन दो। ठीक है, मैं खुश नहीं हूं ऑर्डर से, तो मैं नेशनल कमीशन के पास गया। नेशनल कमीशन ने बोला 13 लाख तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूँ अपील करने के लिए?
Yes. 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 देवांश Yes. नहीं, पर सुप्रीम नेशनलिस्ट ने वो बोला ना कि देना ही पड़ेगा। नहीं, नेशनल कमीशन ने बोला 13 लाख देना है, तो 13 लाख वाले केस में मैं नेशनल कमीशन जो डिसीजन है उसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। देखो सुप्रीम कोर्ट में कौन से डिसीजन चैलेंज हो सकते हैं? ओनली दोज अपील्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलोंग विद कंपेंसेशन क्लेम्स एक्सीडेड 1 crore and when agreed party was not satisfied with the order of commission। मतलब जो ओरिजिनली नेशनल कमीशन के जुरिस्डिक्शन में आते हैं 1 करोड़ वाले, सिर्फ वही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते हैं। अंडरस्टूड बच्चे लोग? Yes, sir. हाँ, पर आप तो कुछ नहीं होना, तो फिर ये तो लॉ में वो हुआ ना, तो आपको राइट है ना? राइट नहीं है बेटा, मेरे को नेशनल कमीशन का मेरे लिए फाइनल है। मैं नेशनल कमीशन के डिसीजन को, क्योंकि मैं 1 करोड़ से नीचे हूं, मैं चैलेंज नहीं कर सकता। मेरे को इनफ अपॉर्चुनिटी मिल गया, 3 अपॉर्चुनिटीज मिल गई है, इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती किसी को। समझ में आया? लेकिन यदि मैं 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है या 1 करोड़ का मैटर है, कंपेंसेशन है, जो भी है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूं। मतलब सिर्फ वही केसेस सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जो ओरिजिनली नेशनल कमीशन में आने चाहिए थे। ओरिजिनली नेशनल कमीशन में कौन से आते हैं बच्चा लोग? जो 1 करोड़ से ज्यादा के होते हैं। समझ में आया? सर स्टेट वाले? स्टेट वालों के लिए नेशनल कमीशन लास्ट रिसोर्ट है। समझ में आया? ये देखो नीचे और चीजें लिखी हुई है। मोर ओवर, in a case decided by district forum, the appeal can be filed before state commission, and thereafter the order of state commission can be challenged in national commission and no further। मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट से नेशनल जा सकता है, लेकिन नेशनल से ज्यादा आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा केस जिसकी शुरुआत ही नेशनल कमीशन से हुई थी, क्या मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में? Yes. डेफिनेटली कर सकता हूँ। शाबाश। तो मुझे बताओ, कोई स्टेट कमीशन का केस नेशनल कमीशन में आया तो डिसीजन फाइनल हो गया क्या कि सुप्रीम कोर्ट अपॉर्चुनिटी है? Sir, national final decision. नेशनल कमीशन का डिसीजन फाइनल है। वेरी गुड। इफ द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अब क्या क्या रिलीफ मिल सकता है? इफ द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अब जैसे पीयूष को क्या क्या रिलीफ मिल सकता है? ठीक है, सबसे पहला क्या? टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स। भाई ठीक है, अगर गुड्स ऐसा है जिसमें से डिफेक्ट हटाया जा सकता है, तो भाई आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गुड को क्या करके दो? डिफेक्ट हटा के दो। ठीक है, अगर डिफेक्ट हटा नहीं सकते तो क्या कर सकते हो? रिप्लेस करके दो। रिप्लेस भी नहीं कर सकते तो क्या करके दो? रिफंड करके दो। रिफंड करना है, रिफंड नहीं कर सकते या रिफंड कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पे अ रीजनेबल अमाउंट, ऐसा अमाउंट तो दो जिससे उसका लॉस या इंजरी या डैमेज जो भी हुए वो कवर हो सके। इसके अलावा कई बार कोर्ट्स को लगता है कि यार ऐसी गड़बड़ी वापस नहीं करनी चाहिए, तो पेनल्टी एक्स्ट्रा ऊपर से चार्ज होती है, प्यूनिटिव डैमेजेस चार्ज होते हैं। फिर कुछ लगता है कि आप अनफेयर कर रहे हो, तो वो आपको बोलेंगे कि आपको ऐसी प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू भी करना पड़ेगा। और कुछ हजार्डस है तो आप हजार्डस को आपको सेल करने नहीं देंगे आगे। नेक्स्ट, टू विथड्रॉ हजार्डस गुड फ्रॉम सेल, जो बेच चुके हैं उसको भी हटाना पड़ेगा, आगे से नहीं बेचना है, और जो बेच चुके हो या जो आपके पास है उसको भी आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा। टू सीज मैन्युफैक्चरिंग करते तो मैन्युफैक्चरिंग को अलाउ कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। एंड लास्ट है पता नहीं, टू पे एनी अमाउंट not less than 5% of the value of defective goods or services to be credited to the कंज्यूमर वेलफेयर फंड। मतलब कंज्यूमर वेलफेयर फंड रहता है जो गवर्न करता है, उनको भी अमाउंट दो। या नेक्स्ट, टू इश्यू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। यदि आपको एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपको लग रहा है कि आपका नुकसान हुआ है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो कंज्यूमर फोरम में, आपको वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हटाने को भी बोलेंगे। एंड टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द पार्टी। एडिक्वेट कॉस्ट मतलब आज जैसे पीयूष ने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया, तो पीयूष ने केस फाइल किया, तो पीयूष को कुछ लॉयर के चार्जेस लगे होंगे नहीं लगे होंगे? लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे पीयूष? लॉयर के चार्जेस लगेंगे, थोड़े बहुत और चार्जेस लगेंगे, तो वो चार्जेस डॉक्यूमेंट्स के करोगे क्या?
आप बोलोगे नहीं सर, अगर ये मेरे साथ धोखा ही नहीं करते तो मेरे को लॉयर के चार्जेस भी देना नहीं पड़ता, तो मेरे ये वाले खर्चे भी सामने वाली पार्टी को ही बेयर करने पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, ये लास्ट पार्ट आपके कोर्स में नहीं है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। सर वो लीगल वाला है क्या? लीगल वाला मैं आपको आज ग्रुप पे डाल के बताता हूँ बेटा, ठीक है? With this we have completed this chapter also। मैं इसके 3 लेक्चर्स है आज कल परसों के, वो मैं आपके ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। कल अपन लोग चालू करेंगे मार्केटिंग, ठीक है? yes, sir. ओके क्लास, Yes, sir. Bye, sir. Thank you. बाय बेटा।